नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः से आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज का सत्र आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम आपके लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी मॉडल पेपर 2026 के लिए आपकी परीक्षा के लिए लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग पूर्व में पूछे गए महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला आज देखने वाले हैं। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाएं, शानदार प्रश्न आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बगैर किसी इंतजार के आज के पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? निम्नलिखित कथनों में असत्य को छांटिए, यानी कौन सा सही नहीं है। हिंदी की प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है, ये बात बिल्कुल सही है। राजनीति में मार्क्सवाद ही साहित्य में प्रगतिवाद है, ये भी बात बिल्कुल सही है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे, ये भी सही है। जो गलत है आपका असत्य है विकल्प डी। क्या है इसमें? प्रगतिवाद शोषण को बढ़ावा देता, गलत बात है। प्रगतिवाद जो है शोषण का विरोध करता है। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं किरकेगार्द, सार्त्रे, प्लेटो, अरस्तु। तो अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है? सोरेन किरकेगार्द, यानी विकल्प आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद के संदर्भ में विचार कीजिए। देखते हैं कौन से कथन सही हैं। तो क्या है इसमें? अस्तित्ववाद मानता है कि प्रत्येक सिद्धांत व्यक्ति सापेक्ष है, सही है। अस्तित्ववादी मानते हैं कि व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, ये भी बात सही है, यानी कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में कौन एक शामिल नहीं था? सज्जाद जहीर, मुल्कराज, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरणगुप्त। तो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में जो है शामिल नहीं है, आपका उत्तर होगा विकल्प डी, मैथिली शरणगुप्त। और सज्जाद जहीर, मुल्कराज आप ही हैं, भारत में मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला है, युगधारा किसकी एक काव्य कृति है? नागार्जुन, आज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। युगधारा ये किसकी काव्य कृति है? तो आपका उत्तर होगा नागार्जुन जी की। फिर अगला प्रश्न है, नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। आज्ञेय, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। नींद के बादल ये किसकी काव्य रचना है? तो आपका उत्तर होगा केदारनाथ अग्रवाल की। अगला है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1940, 1941, 1942, 1943। तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम तार सप्तक का संपादन कार्य किसने किया? आज्ञेय, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा। तो प्रथम तार सप्तक के या तार सप्तक के संपादक कौन रहे हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञेय जी। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, हरी घास पर क्षणभर किसकी कृति है? आज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, नागार्जुन। हरी घास पर क्षणभर ये किसकी कृति है? तो आपका उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञेय। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रथम तार सप्तक में कौन सा एक कवि शामिल नहीं है? आज्ञेय, नागार्जुन, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन। कौन प्रथम तार सप्तक में शामिल कवि नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यानी कि ये नागार्जुन जी नहीं है। कौन नहीं है? प्रथम तार सप्तक में नागार्जुन जी नहीं है, आज्ञेय है, मुक्तिबोध हैं और नेमिचंद्र जैन हैं। फिर अगला प्रश्न है, नई कविता का जन्म किसके बाद हुआ? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, इनमें से कोई नहीं। तो नई कविता का जन्म जो है किसके बाद होता है? तो आप सभी जानते हो प्रयोगवाद के बाद में नई कविता का जन्म होता है। नई कविता का काल किस वर्ष उपरांत है? 1952, 1953, 1954, 1955। तो नई कविता की जो शुरुआत होती है कब से? 1953 के बाद में होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करिए, बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं, बताना है कौन सी रचना किसकी है। तो सीढ़ियों पर धूप में ये रचना किसकी है? सीढ़ियों पर धूप में। तो क्या होगा आपका सही जवाब? सीढ़ियों पर धूप में ये तो आपके रघुवीर सहाय की है। ब्रह्मराक्षस मुक्तिबोध की है।
और अंधा युग धर्मवीर भारती की, हरी घास पर क्षण भर अज्ञे की है। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और आपका कूट कौन सा सही होगा इस प्रश्न के लिए, तो आपका जवाब क्या माना जाएगा सही, यानी कि विकल्प ए आगे उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। देखते हैं हम लोग कौन सा सही नहीं है। तो चिंता अज्ञे का काव्य संग्रह ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये क्या है, मुक्तिबोध का काव्य संग्रह सही है। संसद से सड़क तक, ये भी क्या है, धूमिल का काव्य संग्रह सही है। गलत है आपका लोग भूल गए, ये नागार्जुन का काव्य संग्रह नहीं है, यही आपका उत्तर है। आपको बताना है लोग भूल गए हैं किसका काव्य संग्रह है। अगला है, कुंवर नारायण की कविताएं किस सप्तक में हैं, प्रथम में, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में। तो कुंवर नारायण की कविताएं आपके तीसरे सप्तक में संकलित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, संशय की एक रात किसकी रचना है। धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय अज्ञे। संशय की एक रात ये रचना किसकी है, तो आपका उत्तर होगा नरेश मेहता जी की। फिर अगला है, मुक्तिबोध की किस रचना में फैंटेसी का प्रयोग है। अंधेरे में, भूरी भूरी खाक दूल, चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से कोई नहीं। मुक्तिबोध की किस रचना में फैंटेसी का प्रयोग है, तो आपका उत्तर होगा अंधेरे में। किसमें है, अंधेरे में रचना में। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो प्रयोगवाद में वैयक्तिक चेतना है, बिल्कुल सही बात है। प्रयोगवादी काव्यधारा में कवि प्रयोगधर्मिता को साध्य मानता, ये भी सही है। प्रयोगवाद की आधारशिला मार्क्सवाद है, तो ये क्या है, बात गलत है। फिर प्रयोगवाद का सत्य यानी कि मध्यम वर्गीय व्यक्ति का सत्य है, तो आपका उत्तर क्या होगा, विकल्प डी यानी 1, 2, 4 यही आपका उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बंगाल का अकाल किस कवि की रचना है, आपको बताना है। केदारनाथ अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञे, नागार्जुन। बंगाल का अकाल ये किसकी रचना है, तो क्या होगा आपका सही जवाब, केदारनाथ अग्रवाल की। अगला प्रश्न है, किस एक कवि की कृतियां टी.एस. एलियट से प्रभावित हैं। नागार्जुन, अज्ञे, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। किसकी रचनाएं जो हैं टी.एस. एलियट से प्रभावित हैं, तो आपका उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे की कृतियां टी.एस. एलियट से प्रभावित हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोविश्लेषणवादी कवि नहीं है। देखते हैं, इलाचंद जोशी, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, इनमें से कौन नहीं है मनोविश्लेषणवादी, तो आपका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद नहीं है। इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञे, ये तीनों लोग मनोविश्लेषणवादी कवि हैं। अगला है, किस विद्वान ने हीन भावना को मन की परिचालिका शक्ति माना है। फ्रायड, एडलर, युंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए, किस एक विद्वान ने हीन भावना को मन की परिचालिका शक्ति माना है, तो आपका उत्तर क्या होगा, विकल्प बी, एडलर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की अध्यक्षता 1936 में लखनऊ में किसने की। मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। फिर जो है अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रगतिवाद का मूल तत्व शोषण का विरोध है, ये सत्य है। प्रगतिवाद साहित्य को उद्देश्यपूर्ण मानता है, ये भी क्या है, सत्य है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है, प्रगतिवाद सौंदर्य को नए रूप में देखता है, ये भी बात सही है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है, ये भी सही है, यानी आपका उत्तर होगा विकल्प डी, ये सभी। अगला है प्रश्न, अबे सुन बे गुलाब कविता की प्रथम पंक्ति है। कुकुरमुत्ता, गेहूं और गुलाब, युगधारा, इनमें से कोई नहीं। अबे सुन बे गुलाब किस कविता की ये प्रथम पंक्ति है, तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा, कुकुरमुत्ता की ये प्रथम पंक्ति है, अबे सुन बे गुलाब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, नई कविता में जीवन को समग्रता से देखा गया, ठीक है। नई कविता के दो प्रमुख तत्व हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, ये भी बात सत्य है। आपका उत्तर होगा 1 और 2। फिर अगला प्रश्न है, ये दीप अकेला रचना के कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। यह दीप अकेला किसकी रचना है, अज्ञे जी की।
फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजनीति की विसंगतियाँ किस एक रचना में उजागर की गई हैं? संसद से सड़क तक, क्लर्क, अंधा युग, हे महान। राजनीति की विसंगतियाँ किस एक रचना में उजागर की गई हैं? तो आपका उत्तर होगा संसद से सड़क तक। फिर है, लोक जीवन का जासूस इनमें से कौन सा एक कवि कहलाता है? मुक्तिबोध, आज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। लोक जीवन का जासूस जो है किस कवि को कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा गजानन माधव। मुक्तिबोध जी को लोक जीवन का जासूस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखते हैं हम लोग, ब्रह्म राक्षस मध्य वर्ग की बौद्धिक चेतना का प्रतीक है, सही है। और ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी आज के बुद्धिजीवी की ट्रेजेडी है, तो ये भी बात सत्य है। आपका उत्तर होगा विकल्प सी 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण की काव्य दृष्टि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो साहित्य का संबंध मानव जीवन से होता है, ये बात क्या है? सही है। यानी साहित्य का संबंध मानव जीवन से होता है, कुंवर नारायण के विषय में ये बात सही है। फिर है, प्रयोग करना कवि का स्वभाव, ये भी सही है। वे कविता को बनावट और बुनावट दोनों को बराबर महत्व देते, ये भी सही है। गलत क्या है? कविता में केवल संवेदना होनी चाहिए, गलत बात है। वैसे भी गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ केवल लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, हंसो हंसो जल्दी हंसो किस कवि की रचना है? रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। हंसो हंसो जल्दी हंसो ये कविता किसकी है? रघुवीर सहाय जी की। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, देखते हैं हम लोग क्या सही है क्या इसमें गलत है। रघुवीर सहाय समूचे राजनीति तंत्र की पोल खोलने वाले कवि हैं, बिल्कुल सही है। रघुवीर सहाय समूचे राजनीति तंत्र की पोल खोलने वाले कवि हैं। राजनीतिक कविता विचार पर आधारित होती, ये भी बात सही है। 1 और 2 दोनों बातें सत्य हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, युग चेतना साहित्यिक पत्रिका का संपादन जो है कार्य किसने किया है, आपको बताना है। कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, आज्ञे, मुक्तिबोध। तो युग चेतना ये जो साहित्यिक पत्रिका है इसका संपादन कार्य किसने किया है? कुंवर नारायण जी ने। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, कुंवर नारायण की कविताएं किस सप्तक में प्रकाशित हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, इनमें से कोई नहीं। तो कुंवर नारायण की जो कविताएं हैं वो तीसरे सप्तक में प्रकाशित होती हैं। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। तो हम और तुम ये जो है किसकी रचना है? कुंवर नारायण की है। आत्महत्या के विरुद्ध ये रघुवीर सहाय की है। विदेह ये भारत भूषण अग्रवाल की है। मृत्यु और कवि ये मुक्तिबोध की है। आपको ध्यान में रखना है, ये सभी रचनाएं महत्वपूर्ण आपके लिए नई हो सकती हैं। हम और तुम कुंवर नारायण, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय आप लोग पहले से जानते हैं। विदेह ये भारत भूषण अग्रवाल की, मृत्यु और कवि ये मुक्तिबोध की है। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आगे विकल्प सी आपका इसमें जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, मर्तात्मा की वसीयत कविता के लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, देवराज, जगदीश गुप्त, धूमिल। मर्तात्मा की वसीयत ये जो कविता है किसकी है? तो आपका उत्तर होगा लक्ष्मीकांत वर्मा की कविता है मर्तात्मा की वसीयत। फिर अगला है, आत्मजयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण, धूमिल, आज्ञे, मुक्तिबोध। तो आत्मजयी के रचनाकार कौन हैं? तो आपका उत्तर होगा कुंवर नारायण जी। फिर अगला है, दूसरे सप्तक में कौन सा एक कवि शामिल है? रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे। कौन है इसमें से जो दूसरे सप्तक में शामिल कवि हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? जो है रघुवीर सहाय जी। कौन है? रघुवीर सहाय जी। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, नागार्जुन ने अपनी किस रचना में भ्रष्टाचारी, स्वार्थी, अवसरवादी लोगों की पोल खोली है? चना जोर गरम, भस्मांकुर, युगधारा, इनमें से कोई नहीं। शानदार प्रश्न आप सभी के सामने है, नागार्जुन ने अपनी किस रचना में भ्रष्टाचारी, स्वार्थी, अवसरवादी लोगों की पोल खोली है? उसका नाम क्या है? तो वो आपका उत्तर माना जाएगा चना जोर गरम। अगला प्रश्न है, अकाल और उसके बाद कविता नागार्जुन ने किस स्थिति का वर्णन किया है? भूख का, बाढ़ का, सूखे का, इनमें से कोई नहीं। तो अकाल और उसके बाद कविता में नागार्जुन जी ने किस स्थिति का वर्णन किया है? तो आपका उत्तर होगा भूख का। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सोने के देवता नामक कविता में केदारनाथ अग्रवाल ने किस पर व्यंग किया है?
शोषण पर, भ्रष्टाचार पर, धर्म पर, राजनीति पर। पहले आपको यही ध्यान में रखना, सोने के देवता ये कविता है किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की। और इसमें किसके ऊपर व्यंग किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? धर्म के ऊपर। किस पे? धर्म के ऊपर व्यंग किया गया है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सही है कौन सा गलत है। देखते हैं, अग्रवाल जी ने कली और बबूल नामक कविता में धनी और गरीब के बीच अंतर स्पष्ट किया है। ठीक है, अग्रवाल जी ने कली और बबूल कविता में धनी और गरीब के बीच का अंतर स्पष्ट किया, सही है। बंगाल का अकाल में उन्होंने भूख से बेहाल व्यक्तियों का चित्रण किया, ये भी सही है। आपका उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद प्रयोगवाद की व्यक्ति चेतना किससे अनुप्राणित है? विश्लेषणवाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगवाद में जो व्यक्ति चेतना है वो किससे अनुप्राणित है, यानी किससे प्रभावित है? तो आपका उत्तर होगा अस्तित्ववाद से प्रभावित है, यानी अस्तित्ववाद का प्रभाव प्रयोगवाद के ऊपर है। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है? हरिऔध, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। तो जो नहीं है इनमें से आपके प्रगतिवादी, आपका नाम होगा हरिऔध, यानी ये द्विवेदी युग में है। और नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल ये सब प्रगतिवाद के मुख्य कवियों में गिने जाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद में आस्था रखने वाला कवि नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, रांगी राघव, जयशंकर प्रसाद। तो मार्क्सवाद में आस्था रखने वाले कवि नहीं हैं, यानी जयशंकर प्रसाद और केदारनाथ अग्रवाल, रांगे राघव, रामविलास शर्मा, ये तीनों मार्क्सवादी कवि हैं। अगला है, प्रेत का बयान कविता के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रेत का बयान ये बड़ी शानदार और महत्वपूर्ण कविता किसकी है? बाबा नागार्जुन जी की। किसकी है? नागार्जुन जी की। फिर अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ है? आपको बताना है। 1951, 1952, 1954, 1956। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1954 ईस्वी में। अगला है, चक्रव्यूह एवं आतजयी कृतियों के रचनाकार हैं कुंवर नारायण, आगे रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध। तो चक्रव्यूह एवं आत्मजयी कृतियों के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण जी। अगला प्रश्न है, दुख सबको मांझता है पंक्ति किसकी है? नरेश मेहता, आगे धर्मवीर भारती, निराला। दुख सबको मांझता है ये कविता किसकी है? आप सभी को पता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की पंक्ति है, दुख सबको मांझता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं हम लोग क्या असत्य है। प्रगतिवाद का संबंध मार्क्सवाद से, ठीक है। फ्राइड मनोविश्लेषणवादी हैं, ठीक हैं। अस्तित्ववाद एक मानवतावादी दर्शन है, ये भी क्या है बात इस प्रश्न के विषय में सही लग रही है। और अस्तित्ववाद के प्रवर्तक अरस्तु हैं, यही गलत है। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक अरस्तु नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद के संबंध में क्या एक असत्य है, उसे आपको बताना है। तो देखते हैं क्या असत्य है इसमें। दुख व पीड़ा का अस्तित्व की अनुभूति के लिए आवश्यक है। दुख व पीड़ा अस्तित्व की अनुभूति के लिए आवश्यक है, ये बात सत्य है। फिर उसके बाद में दुख व पीड़ा से मुक्ति पाने का तरीका है कि उसे स्वीकार कर लें, यह भी सही है। फिर है, व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य वैभव, सुख व शांति प्राप्त करना, यह भी सही है। जो गलत है अस्तित्ववाद के संबंध में विकल्प सी, अस्तित्ववाद में व्यक्ति स्वच्छंदता का महत्व तो नहीं है, यहाँ नहीं लगा हुआ इसलिए गलत हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है। रचनाएं दी गई हैं और उनको प्रकाशन वर्ष के साथ में आपको मिलान करना है। कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई आपको बताना है। तो युगधारा 1956 में प्रकाशित हुई है, सतरंगे पंखों वाली 1959 में प्रकाशित हुई है और प्यासी पथराई आंखें 1962 में प्रकाशित हुई है। और सभी ये रचनाएं किसकी हैं? नागार्जुन जी की हैं। किसकी हैं? नागार्जुन जी की। और कूट के रूप में आपका विकल्प है, इसमें आगे उत्तर माना जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी क्या है, तार सप्तक दिए गए हैं और उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको करना है, सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो प्रथम तार सप्तक का जो प्रकाशन होता है वो कब हुआ? 1943 में। दूसरे का प्रकाशन कब होता है? वो 1951 में। और तीसरे का प्रकाशन
59 में होता है। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में विकल्प भी आपका इसमें जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित करिए। तार सप्तक हैं और उनसे संबंधित कवियों के नाम, यानी कौन सा कवि किस तार सप्तक में आता है ये आपको बताना है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा कवि किस तार सप्तक में आता है। तो प्रथम तार सप्तक में कौन आता है? रामविलास शर्मा जी आते हैं। द्वितीय तार सप्तक में कौन आता? धर्मवीर भारती जी आते हैं। तृतीय तार सप्तक में कौन आता? केदारनाथ सिंह जी आते हैं। तो और इसमें आपका सही मिलान हो गया, कूट के रूप में विकल्प पे आपका जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है। काव्य की पंक्तियाँ दी गई हैं, कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं और उनके कवियों के साथ में आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग कौन सी पंक्ति किसकी है। तो फूल को प्यार करो, ये पंक्ति अज्ञेय की है। झरने के तट पर रोता है कोई बालक, ये पंक्ति मुक्तिबोध की है। फिर एक आदमी रोटी बेलता है एक आदमी रोटी खाता है, पंक्ति धूमिल की है। हर संकट में भारत एक गाय है, ये जो है पंक्ति रघुवीर सहाय की है, ये भी यानी सही है। तो फूल को प्यार करो ये पंक्ति अज्ञेय की है और झरने के तट पर रोता है कोई बालक मुक्तिबोध की है। एक आदमी रोटी बेलता है एक आदमी रोटी खाता है, ये धूमिल की पंक्ति है। हर संकट में भारत एक गाय है, रघुवीर सहाय की पंक्ति है। आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में विकल्प डी आपका उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में क्या करना है? इसमें इस प्रश्न में स्थापना और तर्क दिया गया है, आपको बताना है कौन सही है कौन सा गलत है। तो समकालीन कविता समाज का सच्चा चित्र प्रस्तुत करने में सफल हुई, ठीक है। समकालीन कविता का समाज से जुड़ाव रहा है, ये भी बात क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो आपका क्या होगा? इस प्रश्न के लिए क्या जवाब होगा? एक बार फिर से देखते हैं इसको, जरा कुछ गड़बड़ लग रहा है। समकालीन कविता समाज का सच्चा चित्र प्रस्तुत करने में सफल हुई है, तो इसमें क्या है? ये बात जो है ये सही नहीं है, सफल नहीं हुई है। फिर है समकालीन कविता का समाज से जुड़ाव रहा है, ये बात ठीक लग रहा है। तो आपका ए गलत, आर सही हो जाएगा, यानी विकल्प सी आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या करना है? यहाँ पर कविताएं दी गई हैं और आपको सुमेलित करना है कौन सी कविता किसकी है। तो देखते हैं हम लोग। चांद का मुँह टेढ़ा है, ये क्या है? मुक्तिबोध की है। काट की घंटिया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। आत्मजयी कुंवर नारायण की है। पक गई है धूप रामदरस मिश्र की कविता है। तो आपका सही मिलान कर दिया गया है और आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न में? विकल्प ए आपका कूट सही जवाब माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, देखना है कौन सा कविता किसकी है। तो देखते हैं हम सभी लोग। 64 कविताएं ये इंदु जैन जी की कविता है। फिर उसके बाद में खंडित सेतु, ये जो है शंभुनाथ सिंह जी की कविता है। अर्धशती बालकृष्ण राव की है। मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी की है। तो 64 कविताएं इंदु जैन, खंडित सेतु, शंभुनाथ सिंह, अर्धशती बालकृष्ण राव, मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी और कूट के रूप में आपका विकल्प भी इसमें आगे उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। कविता की पंक्तियां दी गई हैं और आपको क्या करना है? मिलान करना है कौन सी पंक्ति किसकी है। तो हम आदमी नहीं झुंझुने हैं, ये धूमिल की पंक्ति है, सही है। अब देखो बाजार में एक ढेर चिथड़े का, ये रघुवीर सहाय की पंक्ति सही है। खादी ने चुपचाप मलमल से साँठ गट कर डाली, ये नागार्जुन की पंक्ति सही है। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, ये अग्रवाल केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति, ये भी सही है। एक बार पुनः हम लोग देखते हैं। हम आदमी नहीं झुंझुने हैं, ये धूमिल की कविता है। अब देखो बाजार में एक ढेर चिथड़ों का, ये रघुवीर सहाय की है। खादी ने चुपचाप मलमल से साँठ गांठ कर डाली, ये नागार्जुन की पंक्ति है। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। आपका सही मिलान कर दिया गया, हरकूट के रूप में विकल्प ए आपका उत्तर माना जाएगा। फिर अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्या है? ये कथन किसका है? नागार्जुन ऐसे साहित्यकार हैं जो अभाव में ही जन्मे तथा पीड़ित वर्ग के कष्टों को उन्होंने स्वयं झेला। निसंदेह ऐसा व्यक्ति भारत की निम्न वर्गीय जनता का सच्चा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व कर सकता है। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त और डॉक्टर गणपत चंद्र
गुप्त। किसका है ये कथन? तो ये कथन है डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त जी का है। प्रकाश चंद्र गुप्त जी कहते हैं, नागार्जुन ऐसे साहित्यकार हैं जो अभाव में ही जन्मे तथा पीड़ित वर्ग के कष्टों को उन्होंने स्वयं झेला है। निःसंदेह ऐसा व्यक्ति भारत की निम्न वर्गीय जनता का सच्चा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व कर सकता है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, स्थापना और तर्क दिया गया है और बताना है इसमें कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। तो देखते हैं हम लोग। प्रगतिवादी कविता पारलौकिक तत्वों में विश्वास नहीं मानती, ये भी ठीक है। क्या है? प्रगतिवाद जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करता, यानी ये सत्य है। फिर है पारलौकिक तत्व शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने में रोक लगाते हैं। तो पारलौकिक जो तत्व है शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने में रोक लगाते हैं, यानी क्या है? देखा जाए तो सही ये भी है, यानी आपका उत्तर ए और आर दोनों होगा। फिर अगला है, निम्न में से नई कविता के विषय में कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन नई कविता के विषय में सही नहीं है? देखते हैं हम लोग। प्रयोगवाद के बाद नई कविता का जन्म हुआ, ठीक है। नई कविता में जीवन को पूर्ण स्वीकार कर उसे भोगने की लालसा, ये भी ठीक है। नई कविता जीवन के एक एक क्षण को सत्य मानती, सही है। गलत है आपका विकल्प डी, यही आपका उत्तर है, असत्य है। नई कविता में जीवन को एकाकी रूप में देखा गया, यानी ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा है। आपको बताना है कब से कब तक जो है प्रगतिवाद की समय सीमा मानी गई है। विकल्प आपके सामने हैं, तो आपका सही जवाब क्या होगा? प्रगतिवाद की समय सीमा के विषय में आपका उत्तर होगा विकल्प बी, यानी 1936 से 1943 तक जो है प्रगतिवाद की समय सीमा मानी गई है। अगला प्रश्न है, मारो 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 हंसिया हिंसा और अहिंसा क्या है? पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे, नागार्जुन, रघुवीर सहाय। तो मारो 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 हंसिया हिंसा और अहिंसा क्या है? ये पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल जी की। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगले प्रश्न को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे मानते हैं? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी, निस्सहाय हिंदू। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यानी कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो आपका सही जवाब होगा परीक्षा गुरु को, जो कि लाला श्रीनिवास दास का है। अगला है, श्रद्धाराम फिल्लौरी किसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं? निस्सहाय हिंदू, भाग्यवती, परीक्षा गुरु, इनमें से कोई नहीं। तो श्रद्धाराम फिल्लौरी भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं, जो कि अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जीपी श्रीवास्तव, चतुरसेन शास्त्री। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकार कौन है? तो आपका जवाब होगा बालकृष्ण भट्ट जी, ये प्रेमचंद के पूर्व परंपरा में आते हैं। आगे अगला प्रश्न आपके सामने है। राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा है? निस्सहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू, इनमें से कोई नहीं। राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या के निवारण हेतु कौन सा उपन्यास लिखा है? तो आपका सही जवाब होगा निस्सहाय हिंदू। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी, इनमें से कोई नहीं। चंद्रकांता किसका उपन्यास है? तो आपका जवाब होगा देवकीनंदन खत्री जी। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु का प्रकाशन काल है 1882, 1883, 1884, 1885। परीक्षा गुरु का प्रकाशन काल कब है? तो आपका सही जवाब होगा 1882 ईस्वी में परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों को लिखने की शुरुआत किसने की है? हरिऔध, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, इनमें से कोई नहीं। जासूसी उपन्यास लिखने की शुरुआत किसने की है? गोपाल राम गहमरी जी ने। फिर अगला है, गोपाल राम गहमरी के ये उपन्यास दिए गए हैं, आपको कालक्रम के अनुसार लगाना है। पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, आपको बताना है। तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प ए, यानी पहले सरकटी लाश, फिर जासूस की भूल, फिर जासूस की जासूसी, फिर गुप्त भेद का प्रकाशन होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जासूस की अय्यारी नामक जासूसी उपन्यास किसने लिखा है? गोपाल राम गहमरी, हरिऔध, लाला श्रीनिवास दास, इनमें से कोई नहीं। तो जासूस की अय्यारी ये जो जासूसी उपन्यास है किसका है? गोपाल राम गहमरी का। अगला प्रश्न है,
हरिओत जी का लिखा हुआ उपन्यास कौन सा है? चंद्रकांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, आदर्श दंपति, इनमें से कोई नहीं। तो हरिओत जी के उपन्यास का क्या नाम है? ठेठ हिंदी का ठाठ। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? लाला श्रीनिवास दास, हरिओत, गोपाल राम गहमरी, मेहता लज्जा राम शर्मा। तो परीक्षा गुरु ये जो उपन्यास है किसने लिखा है? तो आपका उत्तर होगा लाला श्रीनिवास दास जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रकांता उपन्यास की लेखक हैं देवकीनंदन खत्री, जयशंकर प्रसाद, लज्जा राम शर्मा, गोपाल राम गहमरी। तो किसका है चंद्रकांता उपन्यास? बाबू देवकीनंदन खत्री जी का। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या करना है? सुमेलित करना है। ये कुछ उपन्यास दिए गए हैं और मिलान करना है कि कौन सा उपन्यास किसका है, आप सभी को बताना है। तो भूतनाथ देवकीनंदन खत्री का है, ठीक है। आदर्श हिंदू मेहता लज्जाराम शर्मा का है, सही है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का, सही है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का है, बिल्कुल सही है। आपका सही मिलान कर दिया गया और कूट के रूप में विकल्प सी आपका आगे जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, वर्ष 1880 से 1936 किस एक लेखक के जीवन से संबंधित कालक्रम है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जीपी श्रीवास्तव, चतुरसेन शास्त्री। तो वर्ष 1880 से 1936 का कालक्रम किसके जीवन से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद के जीवन से, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में, मृत्यु 1936 में होती है। अगला उपन्यास है, प्रेमचंद के उपन्यासों को आपको क्रम से लगाना है। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं और 4 उपन्यास उनके दिए गए हैं। पहले से बाद के क्रम में कौन सा आएगा आपको बताना है। तो आपका जवाब होगा इस प्रश्न के लिए विकल्प ए, यानी पहले सेवा सदन, फिर प्रेमाश्रम, फिर निर्मला, उसके बाद में गोदान उपन्यास प्रकाशित हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुंशी प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं को चित्रित किया है? गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने किस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्या को चित्रित किया है? तो आपका क्या माना जाएगा सही जवाब इस प्रश्न के लिए? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, गबन। अगला है, अनमेल विवाह की घटना मुंशी प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में है? निर्मला, गोदान, प्रेमाश्रम, इनमें से कोई नहीं। अनमेल विवाह की घटना मुंशी प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में है? तो आपका जवाब होगा निर्मला में। किसमें है? निर्मला में। फिर अगला प्रश्न है, किसान की त्रासदी का वर्णन मुंशी प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में हुआ है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, इनमें से कोई नहीं। तो किसान की त्रासदी का वर्णन मुंशी प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में किया गया है? आपका उत्तर होगा गोदान उपन्यास में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम की झलक मुंशी प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में दिखती है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, कायाकल्प। तो स्वतंत्रता संग्राम की झलक मुंशी प्रेमचंद जी के जिस उपन्यास में दिखती है उसका नाम क्या है? रंगभूमि। फिर अगला है, मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास पुनर्जन्म से संबंधित है? कायाकल्प, गबन, रंगभूमि, गोदान। तो इनमें से जो कायाकल्प है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास, इसमें जो है पुनर्जन्म दिखाया गया, पुनर्जन्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंकाल व तितली किस एक लेखक के उपन्यास हैं? जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो कंकाल और तितली ये किसके उपन्यास हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेमचंद का समकालीन उपन्यासकार नहीं है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, चतुरसेन शास्त्री, जीपी श्रीवास्तव, गोपाल राम गहमरी। कौन प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार नहीं हैं? तो गोपाल राम गहमरी जी ये नहीं हैं। और पांडे बेचन शर्मा उग्र, जीपी श्रीवास्तव, चतुरसेन शास्त्री, ये सब प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं। फिर अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद अपनी अकाल मृत्यु के कारण किस उपन्यास को पूरा नहीं कर सके थे? इरावती, तितली, कंकाल, इनमें से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद जी अपनी अकाल मृत्यु के कारण जिस उपन्यास को पूरा नहीं कर सके थे उस उपन्यास का नाम है इरावती। इनका ये अधूरा उपन्यास है। फिर है, मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया? गबन,
गोदान, रंगभूमि, मंगलसूत्र। तो मुंशी प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगल सूत्र है। क्या नाम है? मंगल सूत्र है। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, उपन्यास भिखारणी किस एक लेखक का उपन्यास है? कौशिक, चतुरसेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो भिखारणी उपन्यास है किसका है? तो आपका उत्तर होगा विशंभर नाथ शर्मा, कौशिक का उपन्यास है भिखारणी। अगला है, दिल्ली का दलाल उपन्यास के लेखक हैं उग्र जी, कौशिक जी, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली का दलाल ये उपन्यास किसका है? पांडे बेचन शर्मा, उग्र जी का। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। वृंदावन लाल वर्मा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऋषभ चरण जैन, मुंशी प्रेमचंद जी। तो झांसी की रानी ये ऐतिहासिक उपन्यास है, किसका है? तो क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न के लिए? वृंदावन लाल वर्मा जी का। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित करना है आपको। क्या करना है? सुमेलित करना है कौन से उपन्यास किसके हैं, बताना है आपको कौन सी रचना किसकी है। तो शराबी ये उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। टूटे काटे उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का है। मंदिर की नर्तकी उपन्यास चतुरसेन शास्त्री का है। और माँ विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी का है। यानी शराबी उपन्यास उग्र जी का, टूटे काटे वृंदावन लाल वर्मा का है, मंदिर की नर्तकी चतुरसेन शास्त्री, और माँ किसका है? विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी का। और कूट के रूप में आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प ही आपका उत्तर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ भी उपन्यास दिए गए हैं और उनका करना है मिलान। कौन सा उपन्यास किसका है? तो सबसे पहले है बेकसी का मजार, ये किसका है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव का। मृगनयनी किसका है? तो मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा का। आत्मदाह किसका है? चतुरसेन शास्त्री का है। और अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। बेकसी का मजार उपन्यास प्रताप नारायण श्रीवास्तव, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा, आत्मदाह उपन्यास चतुरसेन शास्त्री, और अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपका सही मिलान हो गया। और कूट जो आपका उत्तर होगा विकल्प भी जवाब होगा आगे। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निरुपमा के लेखक कौन हैं आपको बताना है। निराला, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो निरुपमा ये उपन्यास है और किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, उपन्यास दिए गए हैं और उनका आपको क्या करना है? मिलान करना है कौन सा उपन्यास है किसका। तो सोना और खून चतुरसेन शास्त्री का है। विसर्जन प्रताप नारायण श्रीवास्तव का है। सरकार तुम्हारी आंखों में उग्र जी का है। और अलका निराला जी का है। यानी सोना और खून उपन्यास चतुरसेन शास्त्री, विसर्जन उपन्यास प्रताप नारायण श्रीवास्तव, सरकार तुम्हारी आंखों में उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का, अलका उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। और कूट के रूप में आपके आगे विकल्प ए सही उत्तर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ भी उपन्यास दिए गए हैं और आपको सुमेलित करना है, बताना है कौन सा उपन्यास है किसका। देखते हैं। सन्यासी उपन्यास इलाचंद्र जोशी का है। सुनीता जैनेन्द्र का है। शेखर एक जीवनी अज्ञे का है। पार्टी कामरेड यशपाल जी का है। आपका सही मिलान कर दिया गया और कूट के रूप में विकल्प उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न है, अपने अपने अजनबी, ये किसकी रचना है? ये है उपन्यास अज्ञे, यशपाल जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी। अपने अपने अजनबी ये किसका उपन्यास है? तो आपका उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। फिर प्रश्न आप सभी के सामने है, यशपाल जी के उपन्यास दिए गए हैं और इन उपन्यासों के क्रम को आपको निर्धारित करना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन पहले से बाद के क्रम में आएगा आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आपका क्या होगा सही जवाब, कौन सा होगा सही उत्तर? यानी विकल्प सी इसमें उत्तर माना जाएगा। पहले झूठा सच, फिर देशद्रोही, पार्टी कामरेड और उसके बाद में दिव्या। अगला प्रश्न आपके सामने है, चित्रलेखा किसका उपन्यास है? बताना है चित्रलेखा किसका उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृतलाल नागर, इनमें से कोई नहीं। किसका उपन्यास है चित्रलेखा? चित्रलेखा उपन्यास किसका है?
तो आपका उत्तर होगा भगवती चरण वर्मा जी का। किसका है? भगवती चरण वर्मा जी का। एक बार 34 नंबर प्रश्न को हम लोग फिर से देख लेते हैं। इसका जो सही क्रम माना जाएगा वो आपका विकल्प ए होगा। कौन सा विकल्प ए होगा? यानी पहले देशद्रोही, फिर पार्टी कामरेड, फिर दिव्या, उसके बाद में झूठा सच। ये आपका सही जवाब होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने ही सुमेलित करना है। उपन्यास दिए गए हैं और उनके उपन्यासकारों के साथ में आपको मिलान करना है कौन सा किसका है। तो देखते हैं हम सभी लोग। रुकोगी नहीं राधिका, ये रचना किसकी है? उषा प्रेमवदा जी की है। वे दिन किसकी है? निर्मल वर्मा की है। दूसरी बार ये रचना किसकी है? तो दूसरी बार ये श्रीकांत वर्मा की रचना है। और काली आंधी कमलेश्वर की है। रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रेमवदा, वे दिन निर्मल वर्मा, दूसरी बार श्रीकांत वर्मा और काली आंधी कमलेश्वर। महत्वपूर्ण रचनाएं आपको ध्यान में रखना है और कूट के रूप में विकल्प भी आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। मुझे चांद चाहिए किसका उपन्यास है? आपको बताना है। सुरेंद्र वर्मा, श्रीकांत वर्मा, निर्मल वर्मा, इनमें से कोई नहीं। मुझे चांद चाहिए ये किसका उपन्यास है? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग कौन सा उपन्यास किसका है। तो मैला आंचल किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। कब तक पुकारूं रांगे राघव का है। अमृत और विष अमृतलाल नागर का है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। और सभी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। मिलान आपका कर दिया गया है और कूट के रूप में आपका उत्तर कौन सा होगा? विकल्प पे इसमें जवाब आगे होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ही। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंचलिक उपन्यास है? आपको बताना है। मैला आंचल, पार्टी कामरेड, दिव्या, मुझे चांद चाहिए। तो इनमें से जो आंचलिक उपन्यास है आपका उत्तर क्या होगा? मैला आंचल एक ऐसा आंचलिक उपन्यास है। दिव्या ऐतिहासिक है। पार्टी कामरेड ये मार्क्सवादी उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंचलिक उपन्यास नहीं है? परती परिकथा, रतिनाथ की चाची, रथ के पहिए, दिव्या। तो इनमें से जो नहीं है आंचलिक उपन्यास आपका उत्तर होगा विकल्प डी दिव्या, चूंकि दिव्या ऐतिहासिक उपन्यास है। परती परिकथा, रथ के पहिए, रतिनाथ की चाची ये सब आंचलिक उपन्यास हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। तो बाण भट्ट की आत्मकथा ये क्या है? एक तो ये है उपन्यास और किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। मुंशी प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी कौन सी थी? पंच परमेश्वर, सोजे वतन, कफन, इनमें से कोई नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी का नाम जो है इस प्रश्न के अनुसार आपको क्या देना है? उत्तर होगा पंच परमेश्वर। फिर अगला है प्रथम कहानी पंच परमेश्वर का रचनाकाल क्या है? 1915, 1916, 1918, 1920। तो जो प्रथम कहानी इनकी ये मानी गई है पंच परमेश्वर और उसका रचना काल क्या माना गया है? 1916 ईस्वी। इनकी कहानी को लेकर विवाद है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत हैं कि कौन सी प्रथम कहानी किसके अनुसार है। फिर है मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी थी? सोजे वतन, कफन, ईदगाह, आत्माराम। तो मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी का नाम क्या है? तो आप सभी लोगों को पता है कफन। कौन सी है? कफन। मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कब प्रकाशित हुई? 1935, 1936, 1938, 1940। तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो अंतिम कहानी कफन है वो कब प्रकाशित होती है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, यानी 1936 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नशा कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये नशा किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। फिर है इंद्रजाल कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, इलाचंद्र जोशी, इनमें से कोई नहीं। इंद्रजाल ये किसकी कहानी है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की है। फिर अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का नाम बताइए। ग्राम, इंद्रजाल, छाया, आकाशदीप। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी का नाम क्या है? तो आपका उत्तर होगा ग्राम है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक नहीं है? आगे
इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से कौन है जो मनोविश्लेषणवादी कहानी के लेखक नहीं हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, जयशंकर प्रसाद। और आगे जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी ये जो है मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंदोत्तर कहानी का काल निर्धारित कीजिए। 1936 से 50, 1938 से 48, 1936 से 46, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंदोत्तर कहानी का काल कब से कब तक माना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1936 से 50 तक जो है प्रेमचंदोत्तर कहानी का काल माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बड़े ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और आपकी आने वाली भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे ये प्रश्न। कक्षा को लाइक करिए और आप सभी लोग कक्षा को हाइप अवश्य किया करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और साथ ही अपने अधिकतम साथी मित्रों को, दोस्तों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें ऊर्जा मिलेगी और आप सभी को लगातार कक्षाएं हम देते रहेंगे। और उन सभी साथियों का हार्दिक आभार जो प्रतिदिन आकर के कक्षा को वॉच करते हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग दर्ज करें और मिलेंगे हम आपको पुनः से नए मॉडल पेपर को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।